नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था कि भारतीय पत्रकारिता की गिरती स्तर के वजह से कुकुरमुत्ते की तरह से उभर आए यूट्यूबरों पर क्या भरोसा किया जाए या उन पर अंकुश लगाया जाए। भारतीय पत्रकारिता का स्तर क्या है, यह जानने के लिए एक ही उदाहरण काफी है कि पिछले कई दिनों से देश के सबसे लोकप्रिय चैनल का दावा करने वाला एक चैनल एक 2 कौड़ी के बदमाश का साक्षात्कार दिखा रहा है और एक राज्य परेशान है कि उसके जेल से उसका साक्षात्कार कैसे प्रसारित हो गया। पत्रकारिता का स्तर यह है कि अब चोर उचक्कों का साक्षात्कार चैनलों पर आने लगा, यह बताने के लिए कि आपके चैनल पर सबसे पहले फलाने दर्जे के बदमाश का साक्षात्कार। पहले पत्रकारिता में गांधी, महात्मा नेहरू और सुभाष जी की इंटरव्यू के लिए लोग ललायित रहते थे। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या लालू प्रसाद यादव, इन जैसे नेताओं की या बड़े बड़े साइंटिस्टों का या लेखकों का, पत्रकारों का, कलाकारों का इंटरव्यू देखने के लिए लोग ललायित रहते थे। लेकिन आज गली के झपटमार और चैन छिनताई करने वालों का भी साक्षात्कार चैनल पाने लगा है। इससे यह समझने के लिए काफी है कि पत्रकारिता का स्तर किस स्तर तक गया है। उसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि जैसे मैं भी फेसबुक पर बोल रहा हूं, इसको मैं यूट्यूब पर डालूंगा। मुझे आप क्यों देखें, यह एक बड़ा समस्या है और यही एक बड़ा प्रश्न है। मित्रों, मुझे आपके सामने आकर के बोलने की क्या जरूरत है? मैं कौन सा पत्रकारिता का पुरोधा हूं कि मैं स्वयं को पत्रकार कहूं और पत्रकारिता का काम करूं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यह लगा कि भाई पत्रकारिता अब वो स्तर की नहीं रह गई है जिस स्तर की कल्पना की जाती है या की जानी चाहिए या जिससे उम्मीद की जाती है। अब पत्रकारिता चाटुकारिता में तब्दील हो गई है और पक्षपाती पत्रकारिता हो गई है। उसका सीधा सीधा उदाहरण आप देखेंगे कि पत्रकारिता में आप देख पाएंगे कि भाई कहीं कोई आदमी या तो कोई सरकार का पक्ष ले रहा है या कोई सरकार का विरोध कर रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता कहीं नहीं दिखी है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, पत्रकारिता इस वजह से नहीं गिरा हुआ कि वो 2 कौड़ी के झपटमार का साक्षात्कार चला रहे हैं। पत्रकारिता इस वजह से गिरा है कि कोई एक पत्रकार अगर निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है तो फिर उसे नरेंद्र मोदी में बुराई कैसे दिख रही है, और अगर कोई पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है तो उसे नरेंद्र मोदी में अच्छाई कैसे दिख रही है। मैं नरेंद्र मोदी का उदाहरण इसलिए लिया कि अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक की हैसियत रखने वाले नरेंद्र मोदी ही लाइमलाइट में है, इसलिए मैं उन्हीं का उदाहरण ले रहा हूं। अगर मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट फंड ट्रांसफर बहुत बढ़िया है तो कोई आदमी अगर निष्पक्ष है, देशभक्त है, तो उसको इसमें बुराई कैसे दिख रही है। कोई आदमी राहुल गांधी के बढ़े दाढ़ी की आलोचना कैसे कर सकता है और कोई आदमी उसकी तारीफ कैसे कर सकता है अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं तो। राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ाए बनाए, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे देश पे उसके दाढ़ी का क्या योगदान है, इस पर चर्चा किसी चैनल पर नहीं हो रहा है। मित्रों, इसी वजह से आज यूट्यूब पर कुकुरमुत्ते की तरह से खुद को पत्रकार कहने वाले लोग बहुत आय में पाए जा रहे हैं। मैं दिल्ली में जहां रहता हूं, हमारे घर से 2-3 किलोमीटर दूर पर 50 रुपया में वो माइक मिलती है जिसमें आप प्रिंट करा करके अपना चैनल का नाम लगा लेंगे। मेरे पास भी है, लेकिन उसका स्तर इतना गिर गया है कि मैं माइक लेकर के घूमना पसंद नहीं करता। मैं शुरू में अपने चैनलों पर कई लोगों का साक्षात्कार चलाया, लेकिन अब लोग कहने लगे का राकेश भाई भी दुकान खोल दिए का। तो मैंने कहा नहीं, फेसबुक लाइव पर अपना मंतव्य रखना ही सबसे बड़ी बात है। किसी की बात पूछने से इस श्रेणी में नाम डल जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं किया। एक नया बवाल चला है बिहार में। बिहार में एक पत्रकार है, यूट्यूबर है, वो कोई चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए, उनका खुद का चैनल है। फॉलोअर तो उनके पास इतना है कि बड़े बड़े पत्रकारों को नसीब नहीं होती। वो आदमी पत्रकारिता का कौन सा विधा इस्तेमाल कर रहा है, देखिए कि वो सरेआम बिहार के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, मैं तेजस्वी यादव को रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, मिनट भर भी उनको भारतीय राजनीति में बने रहने के लिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वैसे लोग भारत के राजनीति में आए।
लेकिन फिर भी मुझे कहाँ अधिकार है कि मैं यह दावे के साथ कहूं कि तेजस्वी यादव मैं तेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। अगर मैं बिहार का मतदाता होता, बिहार का वोटर होता, तो मैं यह कह सकता था कि तेजस्वी मैं तुमको वोट नहीं दूंगा, और जितना संभव हो सकेगा मैं लोगों को कहूंगा कि तेजस्वी को वोट ना दो। लेकिन भारत के संविधान के किस धारा में मुझे यह अधिकार दिया गया है कि मैं अपने आप को पत्रकार मानूं और कहूं कि तेजस्वी तेरा सपना मैं साकार नहीं होने दूंगा? मतलब क्या यह पत्रकारिता के आड़ में राजनीति में आने का एक जरिया माना जा रहा है? और क्या इस तरह के बहुत सारे लोग अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपना फॉलोअर और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए अनाप शराब बातें नहीं करते हैं? बिहार के धरती से एक और पत्रकार है जिनको किसी ने कहा था कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं, इनकी क्या सुनना। उन्होंने बाकायदे 2 कौड़ी के यूट्यूबर की वैल्यू बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित कर दिया। देश के न्यायालय ने उन पर सजा सुनाया और वो इसी विक्टिम कार्ड को ले जाकर के सामने आए और अपना व्यूवर्स बढ़ाए। कुछ व्यूवर्स, कुछ लाइक और कुछ शेयर के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय का अपमान अगर करना पड़े तो इस पत्रकारिता को चिमटी से भी छूने की आवश्यकता नहीं है। 1 सेकंड भी उनके साथ अपने आप को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास व्यूवर्स नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जो लोग आदरणीय प्रेम दीदी जैसा आदमी मुझे अपना आशीर्वाद दे रहा है, एक आदमी दे रहा, मुझे यही काफी है। लेकिन अगर प्रेम दीदी जी के साथ साथ मैं और हजारों 2000 प्रेम द्विवेदी के आशीर्वाद की आकांक्षा में अपने भारतीय संविधान के दिए गए संवैधानिक संस्थाओं को गाली दूं, नीचा दिखाऊं, उनको अपमानित करूं, तो इस तरह के व्यूवर्स को मैं मतलब चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। लेकिन यह क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। मित्रों, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, कानून से पहले मैं विज्ञान हूँ। मैं असल में साइंस ग्रेजुएट हूँ। कानून का विद्यार्थी तो मजबूरी में बन गया, रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ करना था। जो वो किया था वो नहीं हो सका तो करते करते यहां तक आ गए, वो अलग बात है। मैं अपना बायोडाटा बताने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि विज्ञान की मालूमात मुझे है। विज्ञान का सिद्धांत है कि अगर आप गिलास को पानी से नहीं भरेंगे तो हवा से भरेगा। जैसा मोदी जी कहते हैं कि आदमी की नजरिया है, आप कहेंगे कि आधा गिलास भरा है, मैं कहूंगा कि आधा गिलास पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है। चूंकि हवा ऐसी जगह है जहां जगह नहीं होगा वहां हवा से जगह भर जाएगा। तो विज्ञान का सिद्धांत है, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो उस जगह को ऑक्युपाई करने के लिए बुरे लोग आएंगे, चाहे वो राजनीति में हो, पत्रकारिता में हो या जहां भी हो। आज देश के राजनीति में गुंडों की भरमार इसलिए आई है कि जो अच्छे लोग हैं वो अपने आप को कमजोर मान रहे थे और वो गुंडों का मदद ले रहे थे। गुंडों की मदद लेते लेते गुंडों को लगा कि यार मैं दूसरे के लिए क्यों करूं, वो स्वयं फिर आ गए और बढ़िया लोगों को हटा दिया। वही हाल आज पत्रकारिता के है। जो बढ़िया पत्रकार है उन्होंने अपने पत्रकारिता को हथियार बना करके राजनीति में प्रवेश करने का माध्यम बना लिया। बहुत सारे पत्रकार लोकसभा में नवाजे गए, बहुत सारे पत्रकारों को राज्यसभा में भेजा गया, बहुत सारे पत्रकार राज्यसभा में गए, बहुत सारे पत्रकार तरह तरह की अनुकंपा लिए। इसके वजह से ये हुआ कि पत्रकारिता अब पक्षपात पूर्ण पत्रकारिता हो गई, निष्पक्ष पत्रकारिता खोजने से भी नहीं मिला है। जब निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है तो जो हमारे जैसे कुछ लोग जो निष्पक्ष हैं, जो मुद्दों को सफाई से, सच्चाई से और ईमानदारी से रखना चाहते हैं, वह इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरा बात नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाएगा या विपक्ष में जाएगा। हम प्रयास करते हैं कि मेरा बात भारत महान के पक्ष में जाए, भारत महान के विपक्ष में ना जाए। इस तरह के सोच रखने वाले लोग अगर आते हैं तो जब उनका व्यूवर्स बढ़ता है, लोगों की लाइक बढ़ती है और अच्छे अच्छे कमेंट आने लगते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। फिर हम अपने आप को खुदा मानने लगते हैं, भगवान मानने लगते हैं। फिर हम अपने आप को उसी रास्ते पर डाल देते हैं जिस पर वो प्रमाणित पत्रकार गया हुआ है, सरकार के नजदीकी में या विपक्ष के नजदीकी में। 2 ही तरह के पत्रकार हैं, या तो वो मोदी के साथ हो या मोदी के खिलाफ है। निष्पक्ष पत्रकारिता है नहीं। वही हाल यूट्यूबरों की हुई है। यूट्यूबर भी बहुत सारे, आजकल तो कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो समाचार चैनल से धकिया दिए गए हैं, समाचार चैनलों की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे हैं। और उसके भी 2 कारण हैं। कुछ समाचार चैनल अपने आप को सरकार के पक्ष में दिखाना पसंद करते थे, लेकिन कुछ पत्रकारों के वजह से इस बात पर रोक लगता था, उन्होंने पत्रकारों को चलता कर दिया। कुछ पत्रकार अपना निजी एजेंडा चला रहे थे, चैनल पर नौकरी करते थे, लेकिन वो सरकार विरोधी गुट से
मदद लेते थे, फंड लेते होंगे या जो भी रहो, वो मुझे मालूम नहीं है, वो जांच का विषय है। लेकिन उनकी क्रियाकलाप जरूर ऐसा लगता था कि वो सरकार विरोधी खेमे के एजेंडे के रूप में या उसके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तब समाचार वालों ने उनको धकिया दिया और वो अब यूट्यूब पर आ गए हैं और उनका व्यूअर्स भी बहुत बढ़ा है। उसी तरह का बात कुछ यूट्यूबरों के साथ भी हुआ है। मित्रों, वैसे संविधान के किसी पन्ने पर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ बोलचाल के भाषा में है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है। और मुझे कहीं से कोई गुरेज नहीं या मानने में कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। मैं तो बल्कि कहूंगा कि वो पहला स्तंभ है। जब देश आजाद नहीं हुआ था, हमारे देश में संवैधानिक संस्थाओं में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग स्तंभ नहीं थी, तो पत्रकारिता पहला स्तंभ था। उस वक्त पत्रकारिता के विषय में एक बात आपको बता दूं, हालांकि मैं कई बार और भी कहा हूं, फिर से एक बार कह देता हूं। जैसे गांव में दो लोग आपस में किसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो कोई बड़ा बुजुर्ग आता था, अरे क्या बात है, क्या परेशान हो? बोला जी ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है। वो बोला नहीं, सच बोल रहा है। तो बुजुर्ग कहता था कि तुम्हारी बात को सच्ची कैसे मानूं, ये अखबार में आया है। तो वो आदमी कहता हाँ भाई ये अखबार में आया है। तो जो बुजुर्ग आदमी होते थे कहते अगर अखबार में है तो सच्चा ही होगा। समझिए पत्रकारिता कहाँ थी। और आज स्थिति आ गई है कि अगर वो अखबार में आया है तो सच्चा ही होगा, इस पर पूरा संदेह है। ये सच्चा ना भी हो सकता है। पत्रकारिता का स्तर कहां से कहां आए जान लीजिए। हमारे देश की आजादी में हमारे देश के क्रांतिवीरों ने पत्रकारिता को हथियार बनाया। चिट्ठी के माध्यम से, फिर समाचार पत्रों के माध्यम से अपने बात को पहुंचाया। कई समाचार पत्रिकाओं पर, पत्रों पर छापे मारे, कई लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोग चोरी छुपे अखबार निकालते थे, कई लोग हैंड राइटेड अखबार निकालते थे। इलाहाबाद और की पटना में, देश के किसी कोने में, जो आज भी शायद इंदौर में, मैं वो जगह भूल रहा हूं, कि वो आज भी हाथ से अखबार निकाल करके 10 बजे तक सर्कुलेट कर देते हैं। समझिए कि वो हाथ से लिखते हैं पूरा जो चीज हम लोग टाइप देखते हैं। अब तो कहीं स्क्रीन प्रिंटिंग आ गई तो और भी बहुत ज्यादा, अब तो बटन उटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब तो आप कंप्यूटर पर लिखिए और प्रिंट आ जा रहा है। तो खैर प्रिंटिंग बड़ा आसान हो गया है। लेकिन हमारे क्रांतिवीरों ने देश में मैसेज पहुंचाने के लिए अखबार को सहारा लिया था और देश में क्रांति में अखबार का भी योगदान था। तो उसको चौथा खंबा कहने से पहले मैं कहूंगा कि ये पहला खंबा है। लेकिन क्या पहला खंबा उसी ईमानदारी से आज चल रहा है जिस ईमानदारी से वो चलता था? गांधी जी क्या कहना चाहते थे ये हमारे गांव के लोगों को पता चल जाता था अखबार के माध्यम से, तब जबकि संचार व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर थी। ना तो कोई साधन संसाधन था, ना कोई यातायात का माध्यम था कि दिल्ली का अखबार हमारे गांव बलिया में जाए। आज इतना बढ़िया व्यवस्था है कि मैं बोल रहा हूं, आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी नागपुर से सुन रहे हैं कि गोरखपुर से सुन रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश के किसी न किसी भाग से सुन रहे, वो दिल्ली से नहीं सुन रहे, मेरे को बाहर से ही सुन रहे होंगे। कुछ लोग मेरे को अमेरिका से सुन रहे हैं, मॉरिशस से तो मेरे कई लोग सुनते हैं और कमेंट भी करते हैं। मतलब मैं अभी बोल रहा हूं और इसी टाइम देश के जहां जहां लोग चाहेंगे मेरे को देखने वाले, जानने वाले, वो सुन सकते हैं। मतलब ये पूरा होल ग्लोब पर प्रसारित है। जो आदमी मेरे को फॉलो करता होगा फेसबुक पर, धरती के किसी भी कोने से वो सुन सकता है। मतलब इतना प्रखर माध्यम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि राकेश परमार जो कह रहा है वो सही कह रहा है। कई लोग मनोरंजन के लिए 2-4 पॉइंट सुन लेते हैं और कई लोग कहते हैं छोड़ो यार, इस टाइम सिनेमा बढ़िया आ रहा है, हटाओ इसको यार, ये भाषण तो टीवी पर भी आ रहा है। मेरे एक बहुत बड़े अफसर हैं, वो एक बार बोले कि राकेश भाई एक बात बताऊं, बात आप बहुत बढ़िया बोलते हो यार, लेकिन आपका व्यूअर्स बहुत कम है, इसको कुछ बढ़ाने का उपाय करो। तो मैं उनको बोला कि मेरे व्यूअर्स से मतलब नहीं है, जो है वो मेरे को आशीर्वाद देने वाले लोग हैं और मैं उनके आशीर्वाद के सहारे चलता हूं। मैं कोई चैनल से कमाई करना तो मेरा उद्देश्य है नहीं कि मैं इस बात की चिंता करूं। क्या मेरे तरह से सोच वाले और लोग हैं पत्रकारिता में, गिरते हुए पत्रकारिता के स्तर पर? और क्या क्या कहूं, आधे घंटे में तो होगा नहीं, लेकिन यह हो सकता है कि अगर आप चाहें तो क्या न बदल दें, क्योंकि एक रिमोट नाम की चीज आई है आपके हाथ में। चैनल पर बेशक बकवास चल रहा हो, रिमोट पर तो आपका अधिकार चल रहा है। लेकिन जो आदमी ईवीएम की बटन दबाने में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, उससे मैं रिमोट का बटन दबाने की उम्मीद करूं, यह मेरे लिए सोचने में थोड़ा सा
असमंजस और असहज स्थिति लग रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार आकंठ बेईमानी में डूबा है। 7वीं में 7 बार फेल उसका लड़के की 600 करोड़ की कोठी दिल्ली में है। आज तक वो किसी नौकरी में अप्लाई करने का अधिकारी नहीं है, फार्म भी मांग नहीं सकता नौकरी वाले फार्म की दुकान पर, क्योंकि पूछेगा कितना तक पढ़े हो, बोलेगा 7वीं में 7 बार फेल है। बोला आराम जा भाग यहाँ से, फार्म मांगने की तेरे वाले तो कोई फार्म नहीं है भाई। तो उस आदमी के पास 600 करोड़ की कोठी है, लेकिन बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो सदस्य संख्या के रूप में सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल है लालू प्रसाद वाला। और यह निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से उसी तेजस्वी का परिणाम है, उसी तेजस्वी का मेहनत है, क्योंकि ये चुनाव जिसमें तेजस्वी सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा है, उसमें लालू प्रसाद यादव एक तो कानूनी रूप से जेल में थे और अस्वस्थ भी थे। जेल में तो मान लो उनको मानो कि ना मानते, वो चाहते तो वहां पर यूट्यूब फेसबुक और ट्विटर पर प्रचार कर ही रहे थे, लेकिन अस्वस्थ थे, जगह जगह नहीं जा सकते थे, अगर जेल से छूट भी जाते तब भी। तो यह पूरा प्रक्रिया तेजस्वी ने खुद संभाला है और खुद संभाल करके यह इतना सीट लाया है। आप एक ईवीएम के बटन दबाने से, क्योंकि ईवीएम का बटन दबाने होगा तो आपके गला दबा तो रहा नहीं था। तो अगर आप अपना ईवीएम इतनी इंपॉर्टेंट चीज में अपना दिमाग नहीं लगाए तो रिमोट दबाने में लगाएंगे, या मैं कैसे मालूम। लेकिन फिर भी मेरा काम तो है उस सांप झाड़ने वाले ओझा की तरह, कि उसे पता है कि नदी के उस किनारे आदमी को सांप काटा है और आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, ना नौका है, ना ही मुझे तैरने आता है, लेकिन मैं नाक के नीचे तक पानी में घुस करके मंत्र जाप करूंगा, यह उम्मीद से कि नदी के उस पार उस आदमी को सांप काटने का मंत्र लग जाएगा और वह स्वस्थ हो जाएगा। मेरी सोच वही है। मैं जानता हूं कि मेरे को 2 लोग सुन रहे हैं, 1 लोग सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी मैं लोकतंत्र के सिपाही के नाते अपनी बात रखूंगा, अपनी बात कहूंगा। कोई एक आदमी सुन के अगर विचार कर लिया कि यार राकेश ठीक कह रहा है, पत्रकारिता अब निष्पक्ष रही कहां, तो मैं समझूंगा कि मैं ये जो आधा घंटा 20 मिनट आपका समय खराब कर रहा हूं वो सदुपयोग हुआ। अपना जो टाइम दे रहा हूं उसका बहुत बढ़िया उपयोग हुआ। मैं तो इसमें लगा हुआ हूं, आप कितना लगे हैं अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में सच्चाई है और लोकतंत्र में पत्रकारिता का ईमानदार होना बहुत जरूरी है, पत्रकारिता का पक्षपात होना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, आम जनमानस के जरूरी मुद्दों को ना उठा पाना जनमानस के प्रति नुकसान है, यह एक बड़ा प्रेमा देवी जी का आशीर्वाद आया है कि संवेदना रहित सनसनी फैलाने वाले अधिकतर यूट्यूबर और मुख्यधारा के पत्रकार पत्रकारिता को दगदार पर इस व्यवसाय को घृणित कर रहे हैं। इस तरह इसका महत्व और इसके चौथे स्तंभ के रूप में अस्तित्व खतरे में पड़ेगा। आदरणीय, मैं यही कह रहा हूं कि यह वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ और यह वैक्यूम भरा क्यों। आदरणीय, मैं आपको बताऊं, विज्ञान का सिद्धांत है कि अगर गिलास पानी से नहीं भरेगा तो हवा से भरेगा, खाली तो रह ही नहीं सकता है। या तो उसमें अदृश्य हवा होगा या दृश्यमय पानी होगा या कोई भी पदार्थ होगा। तो अगर अच्छे पत्रकार अपनी पत्रकारिता को दरकिनार कर चाटुकारिता करेंगे तो यूट्यूबरों को आगे आने का मौका मिलेगा। आखिर कोई मनीष कश्यप को क्यों सुन रहा है, आखिर कोई राकेश परमार को क्यों सुनेगा, जब इस देश में इतने बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं और वो करोड़ों अरबों की शटअप लगा कर समाचार चैनल पर बोल रहे हैं। उनको लगेगा कि वो जो चैनल पर स्टूडियो में लाइट कैमरा एक्शन और डायरेक्शन के साथ बोल रहा है वो पूरा झूठ बोल रहा है। वो या तो सरकार को बदनाम कर रहा है या सरकार का चमचागिरी कर रहा है, तीसरा कोई है ही नहीं। तब जाकर के निष्पक्ष पत्रकारिता के आस में लोग यूट्यूबरों के हाथ में आते हैं। लेकिन यूट्यूबर भी उसी तरह की गलती करते हैं। मेरे 5-7 ऐसे परम मित्र हैं जिनके साथ हमारा खाना पीना उठना बैठना है, जो अपना लाइक और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक को गाली दे दी है। हाँ कमलेश, शुभ आशीर्वाद। जो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे करके अपना लाइक बढ़ा रहा है, अपना अस्तित्व बढ़ा रहा है, उसको धिकारा न जाए तो क्या किया जाए। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आपको लगे कि यह पत्रकारिता नहीं चाटुकारिता करता है, उसके आलेख के लिए उस चैनल को बदल दीजिए। क्योंकि अब हर समाचार चैनलों पर मॉनिटर लगा हुआ है कि उसको कितना लोग कितना देर तक देखते हैं।
मुझ जैसा यूट्यूबर देख लेता है कि कौन आदमी देखा है, कौन आदमी लाइक किया है, कौन आदमी शेयर किया है, तो वो तो उनके पास बड़ी टेक्नोलॉजी हो। मेरे पास तो इस मोबाइल में दिए सॉफ्टवेयर से मैं देख लेता हूँ कि आदमी प्रेम दे दीजिए, 30-32 जगह मेरा शेयर करते हैं, मुझको अपना आशीर्वाद देते हैं, फलाना लोग लाइक करते हैं। तो उनके पास तो सॉफ्टवेयर है ये देखने कि कौन कितना देर देख रहा है। तो अगर आप उनसे अलग हटेंगे तो उनको लगेगा कि यार मेरा दुकान नहीं चल रहा है, लोग समझदार हो गए, तो फिर उनको मजबूर होना पड़ेगा। आखिर दूरदर्शन को क्यों मजबूर होना पड़ा महाभारत को दोबारा चलाने के लिए? क्योंकि उन्होंने उस महाभारत चैनल की लोकप्रियता को देखा था लॉकडाउन में, उससे ज्यादा क्राउड कंट्रोल का और कोई माध्यम नहीं था, इसीलिए रामायण को दोबारा चलाना पड़ा, महाभारत को दोबारा चलाना पड़ा। तो जब आप किसी चीज को देखेंगे, डिमांड होगा तभी सप्लाई होगा, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। तो आप डिमांड ही उनका ना करें, सप्लाई नहीं आएगा बकवास का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वो यूट्यूबर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, मीडिया का ईमानदार होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है। आज ईमानदार पत्रकार कोई नहीं है, कोई आदमी देश के समस्याओं को नहीं उठा रहा है, ना तो अपने चैनल पर ना अपने पत्रकार और अखबार में। लोकसभा विधानसभा में तो खैर आदमी राष्ट्रीय पार्टी के फंदे में बंधा हुआ होता है, उस पर व्हिप लगा होता है। जब भी भाजपा का एमपी है वो सरकार का विरोध नहीं कर सकता, हंगामा मच जाएगा, लेकिन पत्रकार तो कर सकता है। आज बैंक घोटालों का कहाँ कोई चर्चा कर रहा है कि यार बैंक करप्ट होकर के हमारे यहाँ प्रिंटिंग कराई का अब चार्ज आने लगा कि आपने पासबुक प्रिंट कराया था 50 रुपया कट गया, आपने बगल वाले ब्रांच में पैसा जमा कर दिया था 35 रुपया कट गया, आपने टेलीफोन पर 2 बार पूछा था 70 रुपया कट गया, आपने एसएमएस मांगा था 70 रुपया कट गया। इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है। हमारे पास पैसा है, हमारे ही पैसे से बैंक चल रहा है और हम ही पर चार्ज लग रहा है, और हमारा पैसा लेकर के अडानी अंबानी जैसे लोग भाग जा रहे हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं लग रहा है। उनसे समझौता किया रहा है कि भाई आपने कोई बात नहीं 100 करोड़ दे दिया है ना, तो अब समझौता कर 1 करोड़ दे दीजिए, हम बाकी माफ कर देंगे। इस देश में कहीं किसी चैनल पर कोई बड़ा पत्रकार इस मुद्दा को उठाया कि भाई राकेश परमार के बैंक में 5,000 रुपया है, अब मिनिमम चार्जेस का उस पर फाइन जा रहा है, और एक दूसरा राकेश परमार है जिसने 5,000 करोड़ लिया हुआ है, उस पर बैंक वालों का फोन जा रहा है कि कोई बात नहीं 5,000 करोड़ आप नहीं दे पाए तो 5 करोड़ दे दीजिए, बाकी हम आम माफी योजना के तहत आपका पैसा माफ कर देंगे। कोई पत्रकार, कोई चैनल वाला यह चलाया? कोई चैनल वाला चलाया कि 2014 के बाद से मोदी जी ने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा, लाना तो दूर, 14 से लेकर के अभी 23 तक और ज्यादा काला धन देश से बाहर चला गया। किसी चैनल पर आपने पढ़ा हो, किसी पत्रकार के आर्टिकल में पढ़ा हो तो मुझे पता है, कोई यूट्यूबर इस विषय पर बात किया हो तो बताइए। यूट्यूबर भी संस्थान को, प्रतिष्ठान को गाली देकर के पुलिस महकमे के मुंह के सामने माइक लगा के मैं आ रहा था हमारे दिल्ली के रिंग रोड पर, एक पुलिस वाला गाड़ी को जांच कर रहा था, वो उसके माइक मुंह में घुसते रहे, आपकी हैसियत तो बताओ, अपने आप गाड़ी का कागज दिखाओ। भाई भारत के संविधान में किस एक में है कि एक राह चलता है, आदमी पुलिस की गाड़ी का कागज देखेगा कि तेरा पॉल्यूशन है कि नहीं, तेरा आरसी है कि नहीं, ये बदमाशी है कि नहीं है। दूर से एक आदमी मोबाइल में फोटो खींच रहा है, अगर पुलिस वाला झप्पड़ लगा देगा तो वो वायरल हो जाएगा कि पुलिस वाला आम आदमी को पीट रहा है। इस तरह की बेहूदगी को अगर पत्रकारिता कहा जाए तो ऐसे पत्रकारिता को दूर से प्रणाम है, और ईमानदार पत्रकार को बारंबार प्रणाम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार ये उम्मीद के साथ कि देश में चौथा स्तंभ नहीं, मैं तो उसको पहला स्तंभ कहता हूं, जब तक ये मान्य स्तंभ हमारे पास नहीं थी तब से पत्रकारिता स्तंभ है, तो पुरानी स्तंभ, पहली स्तंभ को बारंबार प्रणाम और उसका सम्मान बरकरार है। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर पढ़ता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने लिखा है, आपने पेनवा दे दीजिए कि दर्शक भी सच्चाई से अवलोकन न कर निष्पक्ष पत्रकारों का आसानी से दाग लगाने का प्रयास करते हैं और तदनुसार विश्लेषण। प्रेम नारायण द्विवेदी जी, मैं यही कह रहा हूं कि दर्शक ही अगर ईमानदार होता तो लालू मुलायम का परिवार राजनीति में होता, मायावती कुर्सी पर बैठ पाती, बाल साहब ठाकरे का परिवार राजनीति में आ पाता, मायावती, ममता बनर्जी, ये सब लोग 2 मिनट भी राजनीति में बने रहते। जबकि सारे दर्शक जानते हैं कि मायावती खुला बेईमानी की है, नोटों की माला पहनी है, ममता बनर्जी सीधे हिंदुओं को कटवाने की योजना बनाती है, मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, लालू प्रसाद यादव कहे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, मायावती ने कहा है, और भूरा बार खत्म करो, मतलब उसी का दूसरा रूपांतर वो कहा है। लेकिन फिर भी उसमें राजपूत लोग, ब्राह्मण लोग, भूमिहार लोग, बनिया लोग टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अपने समाज का वोट दिलवाते हैं।
कहाँ कोई चर्चा, कोई मायावती का पार्टी का पंडित जी कहता है कि भाई आपने तिलक तराजू और तलवार को जूते मारे, कहा था मैं तेरे से टिकट नहीं लूंगा। कोई अखिलेश यादव को कहा है कि भाई तू अहिर ब्रिगेड बनाता था, राजपूत भाइयों को गलियाता था, मैं तेरे से टिकट नहीं लूंगी। किसी ने ममता बनर्जी को कहा है कि भाई तुम मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, दुर्गा पूजा को रोकवा करके ईद की नमाज करवाती है, मैं तेरे से टिकट नहीं लूंगी। कोई करता है तो हम ही दोषी हैं। अगर हम ठीक हो जाए, हमारा पत्रकारिता ठीक हो जाए, तो फिर देश ही ठीक हो जाए। राह का है, विचार जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे बातों में सच्चाई है, तो सबसे पहले आपका हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपना समाधान को प्राप्त करती है, और जब समस्या समाधान को प्राप्त करती है तो वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।